सो हे एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल क्रेजी एक्सप्लेनर में। तो आज हम फिर से आ चुके हैं बुक ऑफ एस्पर का एक नया एपिसोड लेके। जिसने पिछला एपिसोड नहीं देखा जाकर पहले वो देख लो, और जिसने देख लिया शुरू करते आज का ए वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वापस से ज़ूफेन और कुईलिंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे कि कुईलिंग ज़ूफेन से कहता है कि स्टीवर्ट ज़ू, मुझे नहीं पता है कि आखिर आपके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि आप भी खुद से ही काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड हैं। तो फिर आखिर आप खुद ही ऐसा क्यों करते हैं? मैं इन चीजों से पहले ही गुजर चुका हूँ, और जब बात इमोशंस या प्यार की आती है तो मैं इन चीजों से बिल्कुल भी नहीं जगता। तो अब कुईलिंग की ये बात सुनने के बाद में तो ज़ूफेन भी काफी ज्यादा शौक होते अपने मन में कहता है कि हाँ, इसकी इन बातों में सेंस तो है। हमारे इस डिमोनिक पाथ की नींव फ्रीडम के ऊपर ही तो रखी गई है, लेकिन इस रास्ते पर चलने से मुझे रोका जा सकता है, और इन सब चीजों से तो मेरा सच में काफी ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है। तो इधर ज़ूफेन ये सब सोच रहा था, जबकि इधर कुईलिंग तो अब ज़ूफेन के पास से उसके रूम से चला जाता है, और आगे ज़ूफेन फिर अपने मन में कहता है कि अब मुझे कुईलिंग से ही काफी ज्यादा ईर्ष्या हो रही है। वो किसी भी चीज की ज्यादा चिंता किए बिना ही फ्रीली चुनाव कर सकता है, और यहाँ मेरी पुरानी समस्या तो हल नहीं हुई, जबकि मेरे दिल में एक नई चिंता और पैदा हो गई है। इधर ज़ूफेन ये सब सोच रहा होता है कि तभी फिर से गुस्से में लात मारते हुए ज़ूफेन के गेट को खोल देते हैं, और चिल्लाते हुए उससे कहते हैं कि धिक्कार है, आखिर उस रेनकॉर्न की हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरीके से नीची नजरों से देखने की, जैसा कि उसका मुझसे बात करना उसके वश में ना हो। ये सच में एक बकवास, एक बुलशिट है। जिसके बाद में फिर वेनेवलियन ज़ूफेन से कहते हैं कि हेवन थ्रिलिंग सेक्ट यहाँ पर तुम्हारे बारे में पूछने और तुमसे बात करने के लिए आया है, इसलिए जाओ और उन कमीने लोगों से मिल लो। तो ज़ूफेन उनसे पूछता है कि आखिर वो मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं, और आप हमारे एक ग्रेट वेनेरेबल है, तो क्या सिर्फ आप ही उनके लिए काफी नहीं हो? तो वेनेवलियन गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहते हैं कि बेशक मैं हूँ, लेकिन उन कुतियों की बच्चों की आंखों में मुझे देख करके साफ साफ खेद हो रहा था। अगर वो लोग स्पेसिफिकली तुमसे मिलना चाहते हैं और यहाँ पर तुमसे ही मिलना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें जाकर के उनसे मिलना चाहिए, और वैसे भी वो टियानियो के 3 गार्डियन सेक्टों के हेड हैं, तो इसलिए हमें उनको अपनी रेस्पेक्ट शो करानी होगी। तो फिर वेनेवलियन की ये बात सुनने के बाद ज़ूफेन उनको 1 मिनट के लिए देखता है, और फिर इसी के बाद में यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है, और अगला सीन हमें बाहर का दिखाया जाता है, जहाँ पे कि वो सभी लोग ज़ूफेन से मिलने के लिए आए होते हैं, और गुई हु, ची चेंगलोंग और बाकी के सभी डिसेबल्स से वो लोग कह रहे होते हैं कि तुम्हारी जगह यहाँ पर जरूरी काफी ज्यादा छोटी होगी, लेकिन लोअर 3 सेक्टरों से आकर यहाँ पर एक्सपेक्ट ही क्या कर सकते हैं। तो उन लोगों की ये सारी बेइज्जती सुनते हुए भी ची चेंगलोंग और गुई हु उनसे कुछ नहीं कह पाते, कि वो लोग उन लोगों के सेक्ट से भी हायर सेक्ट के होते हैं। जबकि इधर ज़ूफेन आते हुए उन्हें देखते हुए कहता है कि क्या हेवन थ्रिलिंग सेक्ट यहाँ पर मुसीबत की तलाश में आए हैं, क्योंकि दिखने में उनका लहजा तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। तो वेनेवलियन कहते हैं कि मैं पक्की तरीके से श्योर नहीं हूँ, हालांकि पहले से हम दोनों के सेक्टों के बीच में कोई भी इश्यू तो है नहीं, मगर छोड़ो, तुम बस वहाँ पर जाओ और तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। तो अब इसी के साथ में फिर ज़ूफेन उन लोगों के सामने आ जाता है, और उसे देख हेवन थ्रिलिंग सेक्ट का यंग मास्टर कहता है, ओ तो तुम हो इन लोअर 3 सेक्टों के डार्क हॉर्स, डीमन स्कैमिंग सेक्ट के स्टार ज़ूफेन। मैंने तुम्हें तब देखा था जब तुम्हारा सेक्ट मिस्टिकल हेवन सेक्ट के साथ में लड़ रहा था, और आखिर तब तुमने उस फाइट में पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया था, और मुझे नहीं पता है कि आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन तुम ये अच्छी तरीके से जानते हो कि आखिर अहंकारी कैसे बना जाता है। ज़ूफेन तो उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद में अपने मन में कहता है कि तुम ये अच्छी तरीके से जानते हो कि मैं अहंकारी हूँ, फिर भी तुम मेरे सामने अपने इस तरीके के एटीट्यूड से आए हो, तो इसका मतलब ये है कि क्या तुम यहाँ पर अपनी पिटाई के लिए बेताब हो रहे हो? ये सब सोचते हुए फिर ज़ूफेन अपने आप को शांत कराते हुए उससे हंसते हुए कहता है कि ये बात तो हम दोनों के बीच की भी हो सकती थी, तो फिर आखिर तुम सभी लोग यहाँ पर किस लिए आए हो, और स्पेशली पर्टिकुलर तौर पर मुझसे मिलने के लिए? तो वो बंदा हंसते हुए कहता है कि हमने सुना है कि तुम यहाँ पर पूरी तरीके से बेलगाम हो गए हो, और सेक्ट भी तुम्हारा बहुत ज्यादा सम्मान करता है, और यहाँ तक कि तुम्हारे वेनरेबल भी तुम्हारी बातों को मानते हैं, तो हम लोग यहाँ पर बस इन्हीं चीजों को देखने के लिए आए हैं। जब इधर ज़ूफेन उसकी ऐसी बात सुन अपने मन में कहता है कि मुझे यकीन है कि तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ परेशानी खड़ी करके फाइट लड़ने के लिए आए हो। वो बंदा तो एरोगेंटली हंसते हुए आगे और कहता है कि अब यार तुम इतने भी ज्यादा नर्वस मत हो, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अच्छे इंटेंशन के साथ ही आए हैं, और मैं मानता हूँ कि आज तुमने मिडिल 3 सेक्टों के बीच की फाइट भी देखी होगी, तो फिर अब तुम्हें पहले से ही पता होना चाहिए कि आखिर तुम्हें क्या करना चाहिए, और मैं यहाँ पर सिर्फ केवल ये सोच करके आया हूँ कि अब तुम पूरी तरीके से आत्मसंतुष्ट हो गए होंगे, और मैं तुम्हें ये याद दिलाना चाहता हूँ कि हालात किस स्थिति में है। तो उनकी ये सारी बातें सुन करके तो ज़ूफेन स्माइल करते हुए उससे पूछता है कि हाँ, मुझे बताओ कि आखिर आज की स्टेज पर रिजल्ट क्या रहे? मैं थोड़ा बिजी था, इसलिए मैं वहाँ पर जाकर के मैच नहीं देख पाया, इसलिए प्लीज आप मुझे बताएं कि आखिर वहाँ पे क्या हुआ। तो अब ज़ूफेन की ये बात सुन करके तो वो बंदा काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, और फिर गुस्से में चिल्लाते हुए ज़ूफेन से कहता है कि क्या तुम यहाँ पर हमारा मजाक उड़ा रहे हो, जबकि तुम पहले से इस सब के बारे में जानते हो। इस बार भले ही डबल ड्रैगन गैदरिंग में हमारा रिजल्ट खराब रहा हो, और एंड पर भले ही हम मिडिल 3 सेक्टों के बीच की फाइट में लास्ट आए हो, लेकिन तुम्हारे जैसे ये तुच्छ लोअर 3 सेक्ट हमारी तुलना
बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो ये सुन जूफेन कहता है कि ओ तो तुम लोग लास्ट पर रह गए हो और अब तुम यहाँ पर डर रहे हो कि कहीं तुम्हें लात मार करके और भी ज्यादा नीचे ना गिर दिया जाए, और इसलिए अब तुम यहाँ पर हमारे पास में भीख मांगने के लिए आए हो कि हम लोग मैच में तुम्हारे साथ तुम्हें मर्सी दिखाएं, है ना? हा 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 हा। ये कितने ज्यादा अच्छे छोटे छोटे कुत्ते हैं जो कि यहाँ पर अपने मालिक के लिए पूछ हिलाने के लिए आए हैं, लेकिन भीख मांगते हुए तुम लोगों का ये एटीट्यूड मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। और अगर तुम इसी तरीके से भौंकते और गुर्राते रहोगे तो फिर तो कभी भी तुम लोगों की ओर ध्यान नहीं दिया जाएगा। इधर जूफेन के मुंह से अपने लिए इतनी ज्यादा बेइज्जती सुनने के बाद में तो यंग मास्टर और वो सभी लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उनके वेनेबल तो बड़ी तेजी से जूफेन को अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि अब तुम अपनी इस गुस्ताखी के लिए मरोगे। जबकि जूफेन अभी भी उस वेनेबल को अपनी ओर आते हुए देख करके कुछ नहीं कहता, लेकिन तभी जैसे ही वो वेनेबल जूफेन के काफी ज्यादा करीब पहुंच जाता है, बीच में वहाँ पे उसके अटैक को रोकने के लिए वेनेबल यान आ जाते हैं और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसकी पाम में अपने पंच मारते हैं, जिस वजह से उनके उस वेनेबल को पीछे की ओर हटना पड़ता है। जबकि जूफेन वेनेबल यान से कहता है कि अपने काम से काम रखो। तो इधर वेनेबल यान तो हंसते हुए उस वेनेबल से कहते हैं कि एल्डर जूफेन आज मिलिट्री सेक्टर के इस फाइट को देखने के लिए नहीं आया था, इसलिए वो आपके सेक्टर की सिचुएशन के बारे में नहीं जानता था और ना ही अपनी इग्नोरेंस के साथ में आपके ग्रेट सेट को ऑफेंड करना चाहता है, तो इसलिए एल्डर प्लीज इसे माफ कर दीजिए। वो एल्डर की कहते हैं कि क्या कहा इग्नोरेंट? तो फिर मुझे बताओ कि आखिर उसके लास्ट वर्ड का क्या मतलब था, आखिर उसका कुत्ता कहने का क्या मतलब था? एल्डर की इस बात पे तो वेनेबल यान भी एकदम शांत पड़ जाते हैं और हेजिटेट करते हुए अपने मन में बड़बड़ाने लगते हैं। तब जूफेन उनसे कहता है कि तो फिर बताओ कि आखिर तुम लोग यहाँ पर किस लिए आए हो? तो तब उनका यंग मास्टर कहता है कि हम लोग यहाँ पर तुम लोगों को वार्न करने के लिए आए हैं कि तुम लोग अपनी औकात, अपनी जगह को पहचानो और कल चैलेंज स्टेट पर पार्टिसिपेट के लिए ना आओ, इससे पहले कि तुम लोग अपने आप को बुरी तरीके से अपमानित करो। इससे अच्छा तो तुम लोग सिर्फ साइड पे खड़े होकर के ही ये सब देखते रहो। तो तब जूफेन स्माइल करते हुए उससे कहता है कि क्या ये दोनों बात बिल्कुल सेम नहीं है जो मैंने कहा? अगर तुम लोग यहाँ पर हम लोगों से नहीं डरे होते तो फिर यहाँ पे आकर के अपना मुंह चलाने के लिए क्यों ही आए होते? तो इस सब का साफ साफ मतलब तो यही है कि तुम लोग हमसे यहाँ पर डरे हुए हो, इसलिए यहाँ पर इस तरीके से टफ एक्ट करना बंद करो क्योंकि यहाँ पर कोई भी तुम लोगों से नहीं डरता है। इतना कहते हुए फिर जूफेन अपने खतरनाक किलिंग इंटेंट को रिलीज करते हुए उनके यंग मास्टर को घूरने लगता है, जिसे देख करके तो उनका यंग मास्टर भी एक पल के लिए काफी ज्यादा घबरा जाता है। फिर वो चिल्लाते हुए जूफेन से कहता है कि अब तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मरना डिजर्व करते हो। इसका कहते हैं उसके दो पावरफुल साथी आगे बढ़ते हैं और दोनों एक दूसरे की पावर्स को कंबाइन करते हुए उन लोगों के ऊपर एक खतरनाक से अपने स्पेशल अर्थ अटैक का यूज करते हुए की चेंगलंग, गुयू और बाकी के सभी डिसेबल्स के ऊपर अटैक कर देते हैं और वो सब कुछ इतनी तेजी से हुआ होता है कि उन लोगों को कुछ भी पता नहीं चलता क्योंकि उन लोगों के नीचे से एक काफी बड़ी स्टोन स्ट्राइक्स बाहर निकलती हैं, जिससे कि हिट होने के बाद में वो लोग घायल होते हुए पीछे की ओर गिर जाते हैं। तो तब जूफेन भी अपने साथियों को गिरता हुआ देखता है और अपने मन में कहता है एक और कंबाइन अटैक फिर से। इसके बाद फिर वो यंग मास्टर वहां से जाते हुए उन लोगों से कहता जाता है कि इस चीज को अपने लिए एक वार्निंग की तरह समझना और अगर इसके बाद भी अगर तुम लोग हम लोगों से स्टेज पर आकर के मिलते हो तो फिर मैं इस बात का कोई ख्याल नहीं रखूंगा कि हम दोनों ही सेक्ट एक ही सेम एम्पायर के हैं। हम लोग तभी देखते ही तुमको पूरी तरीके से खत्म कर डालेंगे। तो अब ये सब धमकी देते हुए फिर वो यंग मास्टर और उनकी सारी टीम वहाँ से चली जाती है। जूफेन वेनेबल से कहता है कि क्या अब तुम उन्हें फेस करना चाहते हो? तो वेनेबल गुस्से में कहते हैं कि हम लोग उन्हें मार डालेंगे क्योंकि जब हम लोग उन्हें वापस से पीछे फेंकेंगे तो हम लोग खुद मिडिल 3 सेक्ट बन जाएंगे। और अब जूफेन मेरी इस बात को अच्छी तरीके से याद रखना, वो साला घमंडी बच्चा रैनकोंग वो उनके सेक्ट लीडर रैन का बेटा है, तो तुम उसे मत मारना, बस उसे एक ऐसा सबक सिखाना जिसके के बारे में वो फिर कभी भी ना याद कर सके। तो वेनेबल की ये बात सुनने के बाद में जूफेन भी अपनी एक डेविलिश स्माइल पास करते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं ऐसा ही करूंगा। और इसी के साथ में इसका अगला सीन उसके अगले दिन मैच का दिखाया जाता है, जहाँ पे कि सभी लोग मैच को देखने के लिए अपनी अपनी जगह पर अरीना पे आ चुके होते हैं। साथ ही वहीं एक जगह पर हमें वो किंगयू और ये लिंक को भी दिखाया जाता है, तो वो दोनों भी वहाँ पर मैच को देखने के लिए आए होते हैं। जिसके बाद सामने के नजारे को देखते हुए वो किंगयू कहता है कि वो यहाँ पे तो इस बार काफी सारे लोग आए हैं, ऐसा लगता है कि आज सभी लोग इसी चीज को देखने के लिए आए हैं कि आखिर उन तीनों मिडिल सेक्टों में से किस सेक्ट को बाहर निकाला जाएगा जो कि हजारों वर्षों से आगे नहीं बढ़ पाए हैं। लेकिन आगे बढ़ करके चढ़ने वाला सेक्ट डीमन स्कैमिंग सेक्ट नहीं है बल्कि स्वॉर्ड गॉड सेक्ट है। लेकिन मुझे इस बात का आश्चर्य भी है कि आखिर इनमें से कौन गिरेगा। तो तभी वो किंगयू की ये सारी बातें सुनने के बाद में उसके पीछे से यानमो उससे कहता है कि आखिर इन सब चीजों को पूछने का क्या मतलब है, क्योंकि ये तो बिल्कुल साफ साफ दिख ही रहा है जो सेक्ट आज नीचे गिरने वाला है वो कोई और नहीं बल्कि सामने खड़ा यूनिवर्सल राइटेस्ट सेक्ट ही है। तो वो किंगयू कहता है कि क्या आपको इस बात पर पूरा यकीन है कि इस बार भी ये लास्ट पर ही आएगा? तो यानमो कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स बिल्कुल ऐसा ही होगा, हमेशा ही सुपीरियर 3 सेक्टों के बीच में फर्स्ट प्लेस पर
पर आने के लिए लड़ाई दो सेक्टरों के बीच ही होती आई है, जबकि हम दोनों के बीच में यूनिवर्सल राइटियस सेक्टर पिछड़ ही जाता है और इस गाड़ी का सिर्फ पहिया बन के ही रह जाता है। तभी उन दोनों के पीछे से ये लिंग हंसते हुए कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो लोग लास्ट में आते हैं और या फिर यहाँ तक कि हम लोग लास्ट पर आते हैं। मैं तो बस खाली यही होप करता हूँ कि वो बंदा आकर के मुझसे फाइट लड़े और मुझे बस सिर्फ और सिर्फ वही एक फाइट का इंतजार है, क्योंकि जब तक कोई अपने डेस्टिन राइवल से नहीं लड़ता तब तक उसे कभी शांति नहीं मिल सकती। तो तब यान मूवी येलिंग से कहता है कि हे, अब तो मुझे भी तुम्हारे साथ में एक स्पेयरिंग फाइट लड़ने की इच्छा हो रही है। तो येलिंग कहता है कि क्या कहा, तुम मुझसे फाइट लड़ना चाहते हो? ना, चलो निकलो, तुम ये चीज बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते। तो येलिंग की ये बात सुनकर तो यान काफी ज्यादा चिढ़ जाता है और गुस्सा करते हुए येलिंग से कहता है कि तुम्हारी ये हिम्मत। वो कहेंगे तो वहाँ पे खड़ा उन लोगों की बातें सुनकर के जोर जोर से हंस रहा होता है। लेकिन तभी हमें नीचे फाइटिंग एरिना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे की सभी सेक्ट की टीम्स के लीडर तो अपनी अपनी स्टेज पर खड़े होते हैं और उनके बाकी के सभी साथी नीचे खड़े होते हैं। जिसके बाद हमें स्टेज पर जेंटल स्वॉर्ड हान युनफेंग और उन लोगों के बीच में हमारे हीरो जूफेन को दिखाया जाता है। तो इधर जेंटल स्वॉर्ड तो बिल्कुल जेंटली तरीके से जूफेन को फुल इज्जत देते हुए उससे कहता है कि जूफेन, आपकी प्रतिष्ठा आपसे पहले है और आखिरकार फाइनली आज हम लोगों को आपके स्किल्स की झलक देखने को मिलेगी। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि आप सचमुच बिल्कुल अपने नाम की ही तरह अपना जीवन अर्पित कर पाएंगे। तो अब जेंटल स्वॉर्ड की इन सारी जेंटल बातों से जूफेन को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो बस सीधा सीधा उससे कहता है कि एक बार मुझसे फाइट लड़के देखना, तब तो मैं ये खुद पता चल जाएगा। तो उधर जूफेन के इस तरीके के अंदाज को देख करके तो जेंटल स्वॉर्ड भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे भी इस चीज का इंतजार रहेगा। तो साइड पे खड़ा फैन युनफेंग भी एकदम जेंटल तरीके से जूफेन से बात करते हुए कहता है कि जूफेन, तुमसे मिलकर के काफी अच्छा लगा हूँ डीमन सोल सेक्ट का एल्डेस्ट यंग मास्टर हान युनफेंग। तो तब उसके नाम को सुनकर के तो जूफेन उससे कहता है कि ओ, तो सेकंड यंग मास्टर हान और थर्ड यंग मास्टर हान और तुम हो उन दोनों से बड़े यंग मास्टर हान। तो जूफेन की ये बात सुन हान युनफेंग झूठी स्माइल करते हुए कहता है कि नहीं, मेरा नाम हान युनफेंग है। मेरे फादर की कठोर शिक्षाओं के कारण हमारे फादर ने हम तीनों भाइयों को 5 साल की उम्र के बाद में हमारी ताकत के आधार पर हमारा नाम रखा था और सिर्फ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट को ही उसका नाम दिया गया कि बाकी के दोनों बचे हुए को कोई नाम नहीं दिया गया। इसलिए हान युनफेंग नाम सिर्फ एक ही का है, जो कि मैं हूँ, जबकि मेरे दोनों भाइयों को सेकंड सन और थर्ड सन ही कहा जाता है। तो अब इधर हान युनफेंग की अजीब सी कहानी को सुनने के बाद में तो इनका भी अजीब सा मुंह बन जाता है और वो कहता है, ओ, लगता है कि तुम्हारा डैड पक्का ही काफी ज्यादा क्रूल रहे होंगे और वो तुम्हारे साथ में तुम्हारे लिए एक डीमन स्कैमिंग सेक्ट के लीडर की तरह ही रहे होंगे। आगे फिर हान युनफेंग जूफेन से कहता है कि मैंने प्लान किया था कि मैं डबल ड्रैगन गैदरिंग में तुम्हारे साथ में फाइट लड़ूंगा, लेकिन अब मैंने तुम्हें रिकॉग्नाइज्ड कर लिया है। लेकिन एक ऐसा कुछ काम करने में कोई बुद्धिमानी नहीं है जिसके बारे में आपको पक्का पता हो कि आप उसमें असफल होंगे। तो अगर आप किसी पुराने डिस्पाइट रीजन की वजह से हमें चैलेंज करना चाहते हैं तो डीमन सोल सेक्ट पहले आपके इस इन्विटेशन को रिफ्यूज करता है। हान युनफेंग की ये बात सुनकर के तो जूफेन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है कि ये बच्चा अच्छी तरीके से जानता है कि इसे कब हार मान लेनी चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे कि एक एम्बिशियस पर्सन जानता है और ये बंदा एक सेक्ट लीडर का बेटा भी है। तभी जूफेन की नजर अपने सामने रेनकॉन्ग के ऊपर भी पड़ती है, जो कि वहाँ पे उसे देख अपना मुंह नाते हुए कहता है, मूर्ख, उसने तुम्हें झूठ पर विश्वास दिलाया है, मगर क्या तुम अभी भी उसके झांसे में आ रहे हो? तो उधर रेनकॉन्ग को इस तरीके से देखने के बाद में तो जूफेन अपने मन में कहता है कि ये किसी सर्टन व्यक्ति के तो विपरीत है। इसके बाद फिर जूफेन हल्की से स्माइल करते हुए ऊपर की ओर देखता है, जहाँ पे कि उसके सामने अपनी जगह पर दोनों एक्सीलेंट हायरन भी अपनी जगह पर खड़े होते हैं और जूफेन सिर्फ उन्हें ही देख रहा होता है। तो जूफेन उन्हें ही देख रहा होता है तो ये देख करके तो एक्सीलेंट हायरन के भी एक्सप्रेशन थोड़े बदल जाते हैं, क्योंकि एक्सीलेंट बाइमी तो उन्हीं को देख रहे होते हैं। मगर फिर ये देखने के बाद जूफेन भी अपनी बड़ी सी स्माइल पास करता है। इसका मतलब तो सभी व्यूअर्स को आ ही रहा होगा कि अब आगे क्या होने वाला है। आगे फिर हमें रेफरी एल्डर को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पे सभी लोगों को रूल्स को याद दिलाते हुए बताते हैं कि डबल ड्रैगन गैदरिंग के रूल्स के हिसाब से मिस्टिकल हेवन सेक्ट बाकी के अदर सेक्टों को सिर्फ और सिर्फ सिंगल मैचेस में चैलेंज करने के लिए इनवाइट कर सकता है, जबकि डीमन स्कैमिंग सेक्ट अदर सेक्टों को सिर्फ और सिर्फ टीम बैटल में ही चैलेंज कर सकता है। मगर अब क्योंकि मिस्टिकल हेवन सेक्ट ने किसी को भी चैलेंज करने के लिए पहले ही रिफ्यूज कर दिया है, तो अब डीमन स्कैमिंग सेक्ट आप रेडी हो जाओ बाकी के सेक्टों को चैलेंज करने के लिए। ये सुनने के बाद फिर जूफेन भी अपना हाथ उठाते हुए कहता है कि हाँ, ऑफ कोर्स हम लोग तैयार हैं और बिल्कुल हम लोग आज फाइट जरूर लड़ेंगे। ये सब कहते हुए फिर जूफेन अपने सभी साथियों को भी मोटिवेट कर रहा होता है। तो अब जूफेन की ये बात सुनने के बाद में तो ल्यूसी को छोड़ करके बाकी के सभी लोग भी पूरी तरीके से मोटिवेट हो चुके होते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं कि हाँ, हम लोग फाइट लड़ेंगे। तो उन लोगों के बीच में इतने ज्यादा मोटिवेशन को देखने के बाद में तो मैच को देखने आई जनता भी जोरों से शोर मचाने लगती है। तभी फाइटिंग अरीना में हमें रेनकॉन्ग को भी दिखाया जाता है, जो कि पीछे खड़े अपने दोनों साथियों से कहता है कि कॉन्गशन और कॉन्गलिंग, अब तुम्हें उन लोगों को एक अच्छा सबक सिखाना होगा और याद रखना, तुम्हें मेरे लिए उस घमंडी
बच्चों को मार डालना है। और इसी के साथ में हमें उन दोनों गार्डियन एल्डर को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर एक नए मैच एरिया को सेटअप करते हुए वहाँ पे सुमेरु डायमेंशन को ओपन करते हैं। तो इसी के साथ में अब वहाँ पे एक नई डायमेंशन का गेट ओपन हो जाता है, जिसके के अंदर जाकर के ही अब आगे के टीम मैचेस होंगे। तो रेफरी एल्डर में अनाउंस करते हुए कहते हैं कि अब लोअर 3 सेक्टों के डीमन स्कैमिंग सेक्ट वर्सेस मिडिल 3 सेक्टों के हेवन थ्रिलिंग सेक्ट के बीच एक टीम बैटल होगी। तो अब दोनों सेक्टर को डिसाइपल्स को इस गेट के अंदर एंटर करना है, जिसके बाद आप इसके अंदर अपनी दिल की इच्छा के अनुसार बिल्कुल पूरी तरीके से फ्रीली एक दूसरे से फाइट लड़ सकते हैं, और उस फाइट के बीच किसी भी तरीके की कोई भी रोक टोक नहीं होगी। तो अब रेफरी की आवाज सुनने के बाद फिर ज़ू फेन भी अपनी टीम के साथ में वहाँ पे आगे बढ़ने लगता है, जबकि उसकी साइड पे चल रहा रैनकोंग हंसते हुए कहता है, हा, ये कितनी बड़ी दुनिया है, और मैं ये शर्त लगा सकता हूँ कि ये तुम्हारा पहली बार होगा, क्योंकि तुमने आज से पहले कोई टीम फाइट लड़ी ही नहीं है। लेकिन इस बड़ी दुनिया में छुपने के बारे में सोचना भी मत, कि हम लोग तो ऑलरेडी यहाँ पर कई बार आ चुके हैं, और हम लोग इस जगह को तुमसे बेहतर तरीके से जानते हैं। तो तब ज़ू फेन भी हंसते हुए उससे कहता है कि तुमने तो मेरे मन की बात कह दी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर तुम वहाँ पे जाकर के छुप जाते हो तो आगे जो तुम्हारे साथ में होगा वो बदल जाएगा। बस सिर्फ इतना है कि तुम्हें हराने का बस थोड़ा और समय लग जाएगा। और अब जब मैं ये सोच रहा हूँ तो मुझे याद नहीं आ रहा कि आखिर मैंने आपसे पहले लास्ट बार चूहे बिल्ली का खेल कब खेला था। इसे कहते हुए ज़ू फेन स्माइल करते हुए उसकी ओर देख रहा होता है, जबकि रैनकोंग भी स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल, मगर अभी ये तय नहीं हुआ है आखिर हम दोनों में से अभी चूहा कौन है और बिल्ली कौन है। तो अब इसी के साथ में हमें अगला सीन सीधा सुमेरु डायमेंशन का दिखाया जाता है, जहाँ पे कि ज़ू फेन और उसकी टीम ऑलरेडी एंटर कर चुकी होती है, और वो लोग आराम से चलते हुए आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं। लेकिन तभी ज़ू फेन वहाँ की एनर्जी को फील करते हुए अपने मन में कहता है कि इस घाटी की स्पिरिचुअल एनर्जी ही कितनी ज्यादा थिक है, ये कम से कम डबल ड्रैगन गैदरिंग से 10 गुना ज्यादा बेटर है, और ये स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ज्यादा थिक है कि कोई सिंपल से स्पिरिचुअल गैदरिंग अरे इसका मुकाबला कर ही नहीं सकती। और इस एनर्जी को फील करते हुए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पर वर्ल्ड क्रिस्टल्स मौजूद होंगे। तो इधर ज़ू फेन ये सब सोच रहा होता है कि तभी अचानक से की चेंगलॉन्ग और क्वीन लैंग को अपने ऊपर से कोई आता हुआ फील होता है। तो अपने ऊपर देखते हुए वो लोग चिल्लाते हुए कहते हैं कि वो लोग आ गए, शेन और कॉन्गलिंग आ गए, स्टीवर्ट ज़ू जल्दी से अपने पीछे की ओर देखिए। इधर तभी हमें उन दोनों भाइयों को भी दिखाया जाता है जो कि ज़ू फेन के ठीक पीछे होते हैं, लेकिन वो ज़ू फेन को पार करते हुए उसके आगे निकल जाते हैं। ज़ू फेन को छोड़ करके बाकी के सभी लोगों के ऊपर सीधा अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। हमें कॉन्गलिंग को दिखाया जाता है जो कि अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए अपने हाथ में एक अलग सी ग्रीन एनर्जी को लाता है और कहता है पहाड़ और जंगलों की शैडो माउंटेन, दूसरा वाला पहाड़ और फॉरेस्ट की शैडो फॉरेस्ट को यूज करता है, और तभी उन दोनों के वो अटैक्स एक साथ कंबाइन हो जाते हैं। सेन अपनी अर्थ पावर का यूज करता है कि कॉन्गलिन उस अर्थ पावर को अपनी ग्रीन शैडो से कवर कर लेता है, फिर उनका वो कंबाइन अटैक बड़ी तेजी से उन लोगों की ओर आने लगता है। तो उसे अपनी ओर आते हुए देखकर की चेंगलॉन्ग बाकी के सभी लोगों से कहता है कि सभी लोग इसके ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाओ। इसी के साथ में वो सभी लोग उनके उस अटैक के ऊपर अपने जवाबी हमले से अटैक करने लगते हैं। उन सभी के वो अटैक उन चट्टानों का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। देख करके तो क्वीन हैरान होते हुए कहता है कि आखिर वो ग्रीन कलर की चीज है क्या कि हम सभी के अटैक्स को पूरी तरीके से बाउंस बैक कर रही है। तो इधर आगे उनको और कुछ सोच पाने में काफी ज्यादा देर हो गई होती है, और उन दोनों भाइयों का वो अटैक फिर से पहले की तरह उन सभी लोगों के ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि हिट होने के बाद में वो सभी लोग पहले की तरह ही पीछे की ओर गिरने लगते हैं। जबकि डबल ड्रैगन गैदरिंग में बाहर से सभी लोग एकदम सिनेमा हॉल की तरह बड़ी सी स्क्रीन के ऊपर अंदर फाइट में सुमेरु रीजन में क्या हो रहा है वो सब देख रहे होते हैं। तो वो सब देखते हुए फिर जेंटल स्वॉर्ड कहता है कि माउंटेन और फॉरेस्ट की शैडो कंबाइन होकर के रियलिटी को एक इल्यूजन के साथ में बदल देती है, और अपोजिट फोर्स को फ्लेक्सिबल होकर के बाउंस बैक कर देती है। ये बिल्कुल एक रिलेंटलेस असॉल्ट की तरह ही स्ट्रॉन्गर है, जो कि अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को कुचल डालती है, और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी एक प्रचंड बाढ़ की तरह है जो कि हर चीज को अपने साथ में उड़ा ले जाती है। सचमुच ये दोनों एक साथ मिलकर के एक ट्रू रेयर टीम बन जाते हैं, और जब हम दोनों के बीच में भी मुकाबला हुआ था तो तब मुझे भी इनसे जीतने में काफी समय लग गया था। और टियानशेंग मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें क्या लगता है कि आखिर तुम्हारे पुराने दोस्त को उन लोगों को हराने में कितना समय लगेगा? ज़ीटानो उसे बताता है कि ज़ू फेन एक मॉन्स्टर है, वो एक ऐसा एक्सेप्शनली गिफ्टेड है, उसकी एडवांसिंग स्पीड इतनी ज्यादा अनइमेजिनेबल है कि हम लोग उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते, और मैंने उसे कई सालों से नहीं देखा है, तो इसलिए मैं ये नहीं बता सकता कि वो पहले से अब कितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन गया है। तभी उनके साइड पे खड़ा हान युनफेंग कहता है कि मुझे लगता है कि उसे ज्यादा से ज्यादा उन्हें हराने में 15 मिनट लगेंगे। हान युनफेंग की ये बात सुनकर जेंटल स्वॉर्ड उससे कहता है कि ब्रदर क्या तुम इतनी कृपा करोगे कि जो कुछ भी तुम उसके बारे में जानते हो उसे हमें भी शेयर करो। हान युनफेंग कहता है कि वैसे भी इस चीज का मेरे पास में कोई रियल मूल्य नहीं है, हमने पहले भी ज़ू फेन और कॉन्ग ट्विंस के साथ में फाइट लड़ी है, और कॉन्गशन और कॉन्गलिंग ने कम से कम हमसे फाइट लड़ते समय अपनी 90% पावर का यूज किया था, जबकि ज़ू फेन ने शायद अपनी 1/3 पावर का भी यूज नहीं किया था। मेरे ख्याल से उसने अपनी पावर
पावर का शायद 5वां हिस्सा ही यूज किया होगा। उसका हर मूव बिल्कुल कैजुअल था, लेकिन फिर भी अविश्वसनीय रूप से बिल्कुल जटिल। और हम लोग यहाँ के डिसाइपल्स को लेकर के तो बिल्कुल इमेजिन ही नहीं कर सकते कि वो लोग उसे उतनी हद तक भी आगे बढ़ा पाएंगे। तो अब हान युनफेंग की ये सारी बातें सुनने के बाद में तो जेंटल स्वॉर्ड भी कहता है कि ओह, अगर ऐसी बात है तो अब मैं इसे और भी ज्यादा करीब से देखना चाहूंगा। तभी सीन वापस से हमें सुमेरु डायमेंशन का दिखाया जाता है, जहाँ पे कि ट्विन ब्रदर्स ने अपने हमले के साथ में फेंग और बाकी के सभी लोगों को घायल कर दिया होता है। फिर वो पीछे मुड़ करके ज़ूफेन की ओर एक इवल तरीके से देखने लगते हैं, लेकिन अपनी ओर घूरते हुआ देख करके तो ज़ूफेन भी हल्की सी स्माइल करते हुए अपने मन में कहता है, ओ तो उनके बाद में अब ये मेरे पास आना चाहते हैं। तो वो लोग मेरे पीछे आने से पहले मुझे में तंग कर देने वाली सभी मक्खियों को हटाना चाहते थे। तो इधर वापस से हमें दोनों ट्विंस को दिखाया जाता है। पहले कोंगशिंग वापस से अपने मंत्र को गाते हुए कहता है कि माउंटेन और फॉरेस्ट की शैडो आकर के फैलता हुआ जंगल बन जाओ। तो तब उसका भाई भी मंत्र गाते हुए कहता है कि माउंटेन और फॉरेस्ट की शैडो क्रशिंग माउंटेन में बदल जाओ। इसी के साथ में फिर वो दोनों लोग अपनी पावर को कंबाइन करते हैं, जिसकी वजह से नीचे जमीन से काफी सारे पत्थर बाहर निकलने लगते हैं। ऑलरेडी कोंगलिंग के ग्रीन शैडो में कवर होते हैं। वो पत्थर और शैडो एक साथ कंबाइन होकर के एक बड़े से बुल बीस्ट की फॉर्म में बदल जाते हैं। और फिर दोनों भाई हंसते हुए ज़ूफेन की ओर देखने लगते हैं। बाहर से ये सारा सीन देखते हुए हान युनफेंग कहता है कि वो दोनों लोग ज़ूफेन के इर्द गिर्द निश्चित रूप से इतनी ज्यादा सावधानी बरत रहे हैं और उन 6 लोगों पर इस्तेमाल किए गए अटैक से अलग ज़ूफेन के ऊपर अपनी फुल पावर के साथ में और भी ज्यादा खतरनाक अटैक का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जेंटल स्वॉर्ड भी कहता है कि हाँ बिल्कुल सचमुच इनका ये कॉम्बिनेशन अटैक पावर और फ्लेक्सिबिलिटी का एक ग्रेट मिक्सचर है। बाय द वे, तुमने तो ऑलरेडी ज़ूफेन के पंच को देखा है, तो बताओ आखिर अब तुम्हें ये देख करके क्या लगता है। तो अब जेंटल स्वॉर्ड की ये सारी बातें सुन करके तो उससे कहता है कि आगे तुम खुद ही देख लेना। इधर अंदर वो दोनों ट्विंस तो अपने कंबाइन अर्थ बुल अटैक को ज़ूफेन के ऊपर हमला करने के लिए बड़ी तेजी से आके भेज देते हैं, क्योंकि भाई दिखने में तो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। लेकिन इधर ज़ूफेन के सामने कोई टिक सकता है क्या? इसलिए अपना हीरो ज़ूफेन तो बिना किसी दिक्कत के वहाँ पे आराम से खड़ा होता है, जो देख करके तो दोनों ट्विंस खुश होते हुए अपने मन में कहते हैं कि यहाँ तक कि स्ट्रॉन्गेस्ट मास्टर भी हमारे इस अटैक को झेल नहीं सकता। मैं ये जानता था कि इस कमीने की सिर्फ जवान ही ज्यादा तेज है, बाकी ये हमारे अटैक के सामने तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब वो अपने सामने की ओर देखते हैं तो ज़ूफेन ने सिर्फ अपने डार्क पर्पल लॉर्ड को रिलीज किया होता है, जैसे कि सिर्फ टच होते ही उनका वो बुल अटैक तो वहीं पर खुद ब खुद चकनाचूर होने लगता है। जबकि न सिर्फ उनका वो बुल, जबकि ज़ूफेन के ऑरा फील्ड के अंदर उन दोनों का आधा आधा हाथ भी आ जाता है। लेकिन उन्हें अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आया होता है आखिर ज़ूफेन के करीब पहुंचने से पहले ही उनका वो अटैक अपने आप ही डिस्ट्रॉय कैसे हो गया। उनकी नजरें सिर्फ और सिर्फ ज़ूफेन की ओर ही होती हैं, जबकि इस तरफ उन दोनों के हाथ आधे आधे कट चुके होते हैं और उनके हाथों से खून की धारा भी बह रही होती है, मगर वो लोग अभी भी एक गहरे सदमे में होते हैं। इसके बाद में जब उन्हें दर्द का एहसास होता है तो उन्हें पता चलता है कि उनके एक हाथ तो ऑलरेडी कट चुके होते हैं और वो दर्द के मारे जोरों से चीखने लगते हैं। जबकि ये सब कुछ इतनी ज्यादा तेजी से हुआ होता है कि ये सब कुछ देख करके तो एक्सीलेंट हायरन और बाई में भी काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। न सिर्फ वो लोग बल्कि डीमन सोल सेक्ट का हान युनफेंग और जेंटल स्वॉर्ड की भी आंखें हैरानी से खुली की खुली रह जाती हैं। उसके चेहरे से भी अपने सामने के इस नजारे को देखने के बाद में हवाइयां उड़ गई होती हैं। तो वो हैरान होते हुए कहता है कि आखिर वो क्या था, आखिर अभी क्या हुआ और क्या अभी उसने जो यूज किया वो कोई मार्शल आर्ट थी या फिर कुछ और। वो चीज तो सचमुच में बेहद ही ज्यादा अजीब थी। इधर वापस से हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे कि ज़ूफेन उन लोगों के सामने धीरे धीरे स्माइल करते हुए आगे बढ़ रहा होता है और फिर ज़ूफेन अपनी आंखों में आईज ऑफ द वॉइड की पावर्स को एक्टिवेट करता है, जिसके साथ ही ज़ूफेन अचानक से अपनी उस जगह से गायब हो जाता है और पलक झपकते ही उन लोगों के काफी ज्यादा करीब पहुंच जाता है। तो कोंगशिंग तो घबराते हुए वहाँ से भागते हुए बाइलियन से कहता है, कोंगलियन जल्दी से भागो वहाँ से। इधर कोंगलियन तो डर के मारे वहाँ से हिल भी नहीं पाता और जल्दी से अपने ऊपर माउंटेन और फॉरेस्ट शैडो का यूज करते हुए अपने आप को उस ग्रीन शैडो प्रोटेक्शन से कवर कर लेता है। लेकिन उस चीज का तो उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मौत खुद उसके सामने जाकर के उसकी छाती में अपना हाथ डाल देती है और एक डीमन की तरह उसके सामने हंस रही होती है। तो ये देख करके तो कोंगलियन के प्राण उसके शरीर से धीरे धीरे निकलने लगते हैं, लेकिन उससे पहले हट जाता है उसका वो ग्रीन शैडो आर्मर। फिर ज़ूफेन एक डेविल की तरह हंसते हुए उसकी छाती में अपना हाथ घुसेड़े हुए उससे कहता है कि मैं अपने हाथ में तुम्हारी स्पाइन को फील कर पा रहा हूँ। इतना कहते ही फिर ज़ूफेन उसकी स्पाइन पकड़ करके उसे खींच करके बाहर निकाल देता है और यहीं पे कोंगलियन तो खत्म। जबकि ज़ूफेन के इस एक्शन को देखने के बाद तो जेलिन भी खुश होते हुए कहता है कि बहुत अच्छे, बुरा नहीं है। ये तो सचमुच में मुझे भी काफी ज्यादा एक्साइटेड कर रहा है।